नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत है, ये तो सब कह रहे हैं, लेकिन निवेश नहीं बढ़ा तो ग्रोथ कैसे आएगी, एक बड़ा सवाल है। सरकारी खर्च बढ़ाने के लिए सरकार अपने स्तर पर जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन जब तक प्राइवेट सेक्टर में निवेश नहीं बढ़ेगा तब तक जबरदस्त ग्रोथ आएगी या नहीं कहना मुश्किल है। इनफैक्ट शायद इसका उत्तर हो ना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी प्राइवेट सेक्टर में निवेश को लेकर चिंता जताई है। वो कह रही हैं कि सरकार इंडस्ट्री के लिए सब कुछ कर रही है, फिर इंडस्ट्री नया निवेश करने से आखिर क्यों हिचक रही है। आप भी सुनिए वित्त मंत्री ने क्या कहा। Since 2019, when I've taken charge of the finance ministry, I've been hearing though the industry doesn't think it's conducive. All right, bring the rate down. All right, tax rate was brought down. And I keep defending industry, private sector, where even provocatively people have asked, what would you want to tell the private sector? We will do everything to get industry coming and investing here. Give PLI. We've given PLI. I want to hear from the Indian Inc. What's stopping you? When countries and industries abroad think this is the place to be in now, at this time, FDIs are coming, FPIs are coming, it's all, the stock market is so confident, Indian retail investor believes in them. Is it like Hanuman, you don't believe in your own capacity, in your own strength? And has there got to be somebody, standing next and say, hey, you are Hanuman, do it. And who's that person who's going to tell the Hanuman? It can't certainly be the government. तो वित्त मंत्री ने आखिरी में बात हनुमान की कर दी, तुलना करी इंडस्ट्री की कि हनुमान जिन्हें अपनी शक्ति का अंदाज़ा नहीं रहता था जब तक कोई उन्हें याद ना दिलाए। लेकिन उनकी जो शुरुआती बातें थी उसमें थोड़ा सा दर्द भी था कि आखिर ऐसा क्या है जो इंडस्ट्री को निवेश करने से रोक रहा है। उन्होंने कहा सब कुछ तो दे दिया, PLI दे दिया, कॉर्पोरेट टैक्स में कमी पहले हो चुकी है और बहुत सारी चीज़ें जो इंडस्ट्री को चाहिए। इवन जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत को एक बेहतरीन जगह मान रही है निवेश के लिए। तो फिर हमारी अपनी इंडस्ट्री, हमारी अपनी देश के कारोबारी आखिर क्यों हिचक रहे हैं आगे बढ़ने से, निवेश करने से? यही है आज की चर्चा का मूल आधार और चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल है। पूर्व वित्त सचिव SC गर्ग साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी जी हमारे साथ हैं। इंडस्ट्री वेटरन MS उन्नीकृष्णन हमारे साथ हैं। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चीफ इकोनॉमिस्ट SP शर्मा जी हैं और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार अनिल पद्मनाभन सर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं उन्नीकृष्णन साहब आपसे शुरुआत करता हूँ। वित्त मंत्री का बयान आपने सुना, काफ़ी कुछ इसमें लिखा गया और काफ़ी बातें भी इसके अराउंड हो रही है। वही सवाल है, आखिर ऐसा क्या है कि जो भारतीय कारोबारी हैं या इंडियन इंडस्ट्री है वो आगे नहीं आ रही जिस हिसाब से उन्हें आना चाहिए, वो निवेश नहीं आ रहा है और वित्त मंत्री को ये कहने की जरूरत पड़ी? उन्होंने जो बोला है उसमें कुछ गलत तो नहीं लग रहे, बट फिर भी हमको थोड़ा एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा जरूर। इसलिए है कि हम एक पैंडेमिक से उतर के अभी बाहर आया है और ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन उतना कंड्यूसिव नहीं है, इसलिए कंजम्पशन बढ़ने का जो हमारा उम्मीद था पहले उतना नहीं हुआ है। आपको ये ख्याल में रखना चाहिए कि हर एक इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट उसी टाइम पे करेगा जब अपना एक्सिस्टिंग कैपेसिटी का पूरा इस्तेमाल हो जाए, यानी तो तकरीबन 75-80% तो कम से कम इस्तेमाल हो जाए तो नए कैपेसिटी लगाएंगे करके। तो ऐसा ही सब रोक रहे कि अभी का जो कैपेसिटी है उसको पूरा इस्तेमाल हो जाए, उसके बाद में नए नए प्लान का ऑर्डर दे दें। और शायद मंत्री जी को ये भी पता नहीं चला रहेगा शायद कि कितने ऑर्डर्स पिछले या 2 या 3 क्वार्टर में फाइनलाइज कर चुका है। आपको इसके लिए देखना पड़ेगा लार्सन ट्यूब्रो, क्रॉम्पटन, थर्मैक्स जैसी जो इंजीनियरिंग कंपनी से जो प्लान बनाते हैं हिंदुस्तान में, उनको कितना ऑर्डर्स आ चुके हैं पिछले 2 या 3 क्वार्टर में। मैं शायद पब्लिकली शायद सबको मालूम नहीं रहेगा कि बहुत सारे ऑर्डर्स फाइनलाइज हो चुके हैं, बट जो ऑर्डर्स अभी फाइनलाइज हो जाएगा उसको कैपेसिटी में कन्वर्ट करने के लिए तकरीबन 1 साल से 3-4 साल तक ले लेगा। अभी आप अगर एक स्टील प्लान का ऑर्डर देवें तो 4 साल के बाद में प्लान तैयार हो जाएगा, तब तक के लिए पता चलेगा कि कैपेसिटी आ गया करके। तो बिहाइंड द स्क्रीन बहुत सारे कैपेसिटी का ऑर्डर्स फाइनलाइज हो रहे और होने वाला भी है। और आप इतना ही देख लीजिए कि
जैसे कि रिलायंस ने बताया कि $10 बिलियन की वो लोग लगा रहे कि 4 मेगा फैक्ट्री। अडानी ने कमिट कर चुका है $20 बिलियन की नए फैक्ट्री लगाने के लिए। आपने कल पढ़ा रहेगा कि वेदांता ने 1,40,000 कोटी की फॉक्सकॉन के साथ गुजरात में प्लान लगा रहे हैं। तो अगर ऐसा देखेगा तो पिछले 4 या 5 साल में तकरीबन 100 बायो एथेनॉल प्लांट प्राइवेट इंडस्ट्री ने लगा चुके हैं और 100 का ऑर्डर दे रहे हैं आज का दिन में। तो ऐसा नहीं कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ऑर्डर्स दे रहे हैं, पर उसका जो जीडीपी में असर आने के लिए इसका प्लान लगना चाहिए, कैपेसिटी निकलना चाहिए, प्रोडक्शन चालू होना चाहिए, तो टाइम लेगा। पर इसका कारण यह है कि पैंडेमिक के टाइम में हर फैक्ट्री बंद थे, तो 100% प्रोडक्शन से नील पे आया था कुछ एरिया में 10, 15, 20, 25% में चल रहा था। तो उसका सबका अभी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। तो हम मंत्री को बताना चाहता है कि आप डरिए मत, हम सब आपके साथ में ही हैं। हमको विश्वास है हिंदुस्तान में लगाएंगे। आई होप सर जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं शायद वित्त मंत्री जी को भी उसका अंदाजा तो होगा कि एक लल पीरियड था, गैप था, और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको ऑन ग्राउंड आने में, उसको रिफ्लेक्ट होने में नंबर्स में वो समय तो लग रहा है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक कैलकुलेशन होगा। कुछ नंबर्स स्क्रीन पर आ रहे थे, मैं चाहूंगा दोबारा लेकर आए कैपिटल एक्सपेंडिचर के, जहां जनवरी मार्च क्वार्टर में तो 8 लाख करोड़ से ऊपर था, लेकिन उसके बाद अप्रैल जून में इसमें डिप आया। निरंजन जी, जो एक बात अभी उन्नीकृष्णन साहब ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन और एक कॉशियस अप्रोच, क्या यही दो चीजें हैं जो इंडस्ट्री को थोड़ा सा बैकफुट पे लेकर आ रहे हैं कि करना तो चाहते हैं लेकिन अनसर्टेनिटी इतना महसूस हो रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि अभी करें या थोड़ा रुक जाए? आपने बहुत सही कहा, लेकिन जो बात कही है वो बात सच जो है वो हकीकत ग्राउंड लेवल पर सेक्टरल बात से करनी चाहिए। जहां सेक्टर में डिमांड्स इंक्रीज हुए वहां ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट शुरुआत हो गई है। हाउसिंग सेक्टर में पहले अनसोल्ड स्टॉक बहुत पड़े थे, तभी कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा था। आज की तारीख में आप देखेंगे कि अनसोल्ड स्टॉक्स निकल गए हैं, तो इन्वेस्टमेंट इनटू रियल एस्टेट ज्यादा हो रहा है। डेटा सेंटर्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो आप देखेंगे कि लगभग 30-40% 50% कंपाउंडेड एनुअल इंक्रीज में इन्वेस्टमेंट हो रही है डेटा सेंटर में। जीएसटी और रोड्स वगैरह के काम हुआ तो लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग और इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म में देखेंगे तो वहां लगभग 20-25% इंक्रीज हो गया है इन्वेस्टमेंट्स में। लेकिन जहां डिमांड नहीं है, लोकल डिमांड नहीं है, इंटरनेशनल डिमांड तो कम हो गया, क्योंकि यूरोप का प्रॉब्लम है, अमेरिका का प्रॉब्लम है, तो वहां एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही है। वो सेक्टर्स को नेचुरली डिमांड नहीं है तो वो नहीं कर सकते। फार्मास्यूटिकल एरिया में देखें तो वहां बढ़ोतरी बहुत हो गई है, 15-20-25% इंक्रीज हो गया है। ये सेक्टरल सेक्टर में आप देखेंगे तो देखेंगे। दूसरी बात है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स बता रहे थे कि वो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट बढ़ाएंगे, वहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं दे रहे पैसे, तो वो जो क्रेडिट हेजिटेशन है पब्लिक सेक्टर बैंक को, ये आज की तारीख में धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कर रहे हैं। तो मेरे अंदाज से वहां भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी हिचकिचाहट है बैंक के लेंडिंग में, जहां न्यू इंडस्ट्रीज वगैरह डालना चाहते हैं, क्योंकि वो भी पूछ रहे हैं कि ये सेक्टर में डिमांड है या नहीं है। जहां डिमांड कम है तो वहां भी वो फाइनेंस नहीं करना चाहते हैं। तो मेरे अंदाज से ये एक साइक्लिकल इफेक्ट है, और जैसे भी आप देखेंगे ओवरऑल हमारा जीडीपी ग्रोथ कम हो गया। वो हम उम्मीद रख रहे थे कि 9-9.5% होगा, वो आज के तारीख में 7% हम गिनती करते हैं, और शायद और भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो 6.5% तक आ सकते हैं। तो डिमांड इंक्रीज नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किसके लिए बढ़ाएंगे? तो मेरे यहाँ ये चिकन एंड एग सिचुएशन है, जहां कैपेसिटी और डिमांड बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी जो कल की बात है, अग्रवाल साहब ने जो वेदांता में इन्वेस्टमेंट की, वो तो पूरा गुजरात का चित्र ही बदल देगा, क्योंकि 1 लाख करोड़ 5 साल के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाने में मेरे अंदाज से लगभग जो गुजरात का ग्रोथ है
वो 3 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट जो आती है इन्वेस्टमेंट्स में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, इन्वेस्टमेंट इनटू फैक्ट्रीज, उसकी जो कंटिन्यूअस जो एंसिलरी फैक्ट्रीज हैं उसकी इफेक्ट आएगा। तो मेरे अंदाज से ऐसे 5-6 लोग हैं। दूसरी बात रही कि पीएलआई जो स्कीम है वो काफी सक्सेसफुल रहा है, तो मेरे अंदाज से जितने भी और भी इंडस्ट्रीज को पीएलआई आप देंगे तो उसकी भी मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। और जहां स्टेट्स उनको ज्यादा आकर्षक कर रहे हैं, तो मेरे अंदाज से रिसेंटली हम यूपी में गए थे, तो वहां जो पॉलिसी चेंजेस आए हैं वो काफी तेज रफ्तार से आए हैं। तो मेरे अंदाज से धीरे धीरे ये होगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इंडस्ट्री नहीं कर रही है, ठीक है, डिमांड नहीं है, या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी बाकी है, या इंटरनेशनल डिमांड कम हो गया। ठीक है, तो ये तीनों बात साथ में देखा जाए तो मेरे अंदाज से इंडस्ट्री इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट। ठीक है, अब हम जाते हैं एससी गर्ग साहब के पास, पूर्व वित्त सचिव हैं और बहुत अनुभव है ऐसी सारी सिचुएशंस का। कई बार आई थिंक ये इस तरह के साइकिल्स उन्होंने देखे होंगे। गर्ग साहब, तो इंडस्ट्री का आपने सुना कि वो करना चाहते हैं, लेकिन जैसे निरंजन जी ने कहा कि चिकन एंड एग सिचुएशन है। अब देखना ही पड़ेगा इंडस्ट्री को कि डिमांड कैसी है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है या नहीं है, उसके बिना वो कैसे करेंगे। और एक तरफ वित्त मंत्री जी का कहना है कि भाई कीजिए, हमने आपके लिए पीएलआई भी कर दिया, हमने कॉर्पोरेट टैक्स भी घटा दिया, दूसरे लोग आकर्षित हो रहे हैं लेकिन हमारी अपनी इंडस्ट्री नहीं। तो अब ये दोनों अपनी अपनी जगह पे सही दिखते हैं, लेकिन वे विरोधाभास फिर कैसे, मतलब क्या इसका समाधान हो? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल वित्त मंत्री जी ने उठाया कि सरकार ने काफ़ी कदम उठाए, आपने भी उनका जिक्र किया। उसके अलावा भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और कई सारी चीज़ों में बैंक भी आजकल काफ़ी कर्जा देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। तो ये सवाल तो बिल्कुल वाजिब है और इसको हमें डिबेट भी करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं और कहूँगा कि ये सरकार को ये सवाल अपने आप से भी करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, और जब अगर हम उस पर सोचने जाएंगे तब हमें शायद कुछ उत्तर मिलेंगे। आप ज़रा देखिए कितनी विडंबना है इससे। जब देश में लाइसेंस परमिट राज था, उस समय इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए सरकार के यहाँ खड़ी रहती थी, बल्कि काफ़ी करप्शन होता था कि भाई हमें लाइसेंस दे दीजिए तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। आज जब सब कुछ फ्री है, कोई लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, टैक्स वगैरह भी बहुत घट गए हैं, फिर भी इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। सो ये इसके अगर थोड़े आप गहराई में जाएं तो पहला मैन्युफैक्चरिंग के पर्सपेक्टिव से सोचिए। मैं आपको और इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आज के दिन में दुनिया में हो रहा है, उसमें से पहले मैन्युफैक्चरिंग की हम एक थोड़ी देर बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे पद्मनाभन जी ने भी कहा, आज की स्थिति ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, उनकी सप्लाई और कैपेसिटी टू प्रोड्यूस जितनी है देश में, वो डिमांड से कहीं ज़्यादा है। आप स्टील ले लीजिए, सीमेंट ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, बहुत सारी और इंडस्ट्रियल गुड्स ले लीजिए। इन चीज़ों में आपने देखा 2 साल 2.5 साल का वक्त हो गया, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ बहुत कम आई है। कंजम्पशन की डिमांड अभी भी काफ़ी कम है। तो बिजनेस जब आपके पास कैपेसिटी हो और डिमांड नहीं हो, और ये डिमांड सप्लाई की गैप की सिचुएशन ही है, वो तो प्रॉफिटेबिलिटी पे भी असर हो जाता है। तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों ऐसी स्थिति में उस चीज़ को उत्पादन करने के लिए इन्वेस्ट करे जिस चीज़ में उसको कोई प्रॉफिट नज़र नहीं आए और जिस चीज़ की उसके पास डिमांड नज़र नहीं आएगी। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो बहुत हो गया देश में, काफ़ी हुआ, लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अभी भी बहुत ज़्यादा है। चाहे आप लैंड की कॉस्ट ले लीजिए, चाहे आप पावर की कॉस्ट ले लीजिए, चाहे लोन्स की कॉस्ट ले लीजिए, लेबर की, रेगुलेशंस की, इतनी सारी आज भी इंडस्ट्री के पीछे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण से कॉस्ट बहुत बढ़ती है। और हमारी इंडस्ट्री
दूसरों के मुकाबले उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट बहुत मुश्किल है। आप अगर दूसरे सेक्टर जहाँ पे आज के दिन दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेट अस से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हीरानंदान जी इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। हमारे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में अभी भी पॉलिसी की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए पावर सेक्टर ले लीजिए। पावर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे इतनी भारी समस्या है कि कोई अगर पावर जनरेशन की कैपेसिटी लगाए, चाहे रिन्यूएबल्स में लगाए, चाहे आने वाले समय में हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में लगाए या और किसी में लगाए, उसको जब ये अश्योरेंस नहीं हो कि उसको अंत में पेमेंट मिलेगा और वो अपनी प्रॉफिट कमा पाएगा, तो ऐसी स्थिति में फिर वो इंडस्ट्री नहीं लगाता है। आप रोड्स में भी देख लीजिए, जिसमें सरकार बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही है जी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि रोड में बनाना रोड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी है। हाउसिंग की बात इनके सेक्टर से संबंधित है। रिच हाउसिंग, एफ्लुएंट हाउसिंग तो हो रही है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग में कोई इन्वेस्टमेंट अब इस समय बहुत कम आ रहा है। केवल सरकारी स्कीम को छोड़ के वो भी बंद से हो रही है। तो सेक्टर बाय सेक्टर अगर आप देखेंगे तो देयर आर रीजंस कि क्यों इन्वेस्टमेंट की कमी है। में धीमी है, सही कह रहे हैं आप। थोड़ा उसको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। एसपी शर्मा साहब, तो फिर ये सिचुएशन तो देखिए, जिस तरीके से हमने देखा 2 साल तो पैंडेमिक ही चल गया, करीब 6 महीने या उससे ज्यादा वक्त से युद्ध चल रहा है। दूसरे युद्ध की खतरे की घंटियां बजती रहती है, कब चाइना और ताइवान लड़ जाएं, ना भी लड़े तो एक टेंशन जरूर है दुनिया के लिए। तो ये सिचुएशन ईज आउट होती हुई इतनी आसानी से तो दिख नहीं रही। तो क्या अब जिस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के अपने कंसर्न कि भाई मेरे पास इतना यूटिलाइजेशन नहीं है, उतनी डिमांड नहीं है, तो मैं बना के क्या करूं, और एक तरफ सरकार का कहना कि भाई कीजिए, तो ये क्या 1-2 क्वार्टर का मामला है या अभी ये लंबा जाता हुआ दिखेगा और इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन किसी के पास है नहीं? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो पहले के 3 प्रवक्ता थे, उन्होंने जो अपने रीजंस दिए हैं वो बहुत ही स्वाभाविक हैं। वो उन्हीं की वजह से जो है इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही हैं। तो बहुत अच्छे रीजंस उन्होंने दिए हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन ये जरूर है कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, और उसके बाद जो पहले तो कोविड, उसके बाद ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, और उसके बाद तीसरा फैक्टर जो इन्फ्लेशन ने इम्पैक्ट किया, इन तीनों चीजों ने मिलकर जो डिमांड है वो बहुत इम्पैक्ट की है ग्लोबली। और इंडिया में, क्योंकि इंडिया तो डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, तो उसके ऊपर तो जो फर्क पड़ना है वो स्वाभाविक है। तो खासकर जो इन्वेस्टमेंट का मेजर ड्राइवर होता है वो डिमांड होती है। हमने भी बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की है। पीएचडी चैम्बर 150,000 जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको रिप्रेजेंट करता है। 150,000 मेंबर हैं हमारे, 1.5 लाख मेंबर हैं। तो हमने बहुत अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की है, तो उनका यही कहना है कि जब इकोनॉमी में डिमांड होगी तभी कैपेसिटी एक्सपेंशन होती है। अभी उनका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो फुल लेवल पे नहीं है, वो 60-70% और हद 80% तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के मोड में है। चाहे हम एक्सपोर्ट्स में काफी अच्छा हमने फिगर अटेन किया है, पिछले साल हमने 400 अरब से ज्यादा का एक्सपोर्ट किया, स्टिल जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अंडर यूटिलाइज्ड है काफी, जो हमारी मशीनरी है। तो जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे ये मैं बताना चाहूंगा कि जो सरकार ने रिफॉर्म्स की, सप्लाई साइड रिफॉर्म्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कमी नहीं है। सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स बहुत एड्रेस हो गई हैं। भले ही कुछ जो कंप्लायंसेस को लेके इश्यूज हैं वो भी प्रिवेल करते हैं, उनके लिए भी सरकार हर रोज प्रयत्न कर रही है कि उनको भी कैसे एड्रेस किया जाए। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो डिमांड साइड से, डिमांड को एक तो जो इन्फ्लेशन अभी आया जिसकी वजह से अभी आरबीआई वापस अपने रेपो रेट बढ़ा रहा है, उसका डिमांड के ऊपर और ज्यादा खराब असर पड़ के इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर और इम्पैक्ट होगा। और दूसरा, जो पेंडेमिक की वजह से डिमांड में स्लो डाउन हुई थी, जो लोगों को रोजगार खोना पड़ा, जिसकी वजह से वो जो परचेजिंग पावर उनकी इम्पैक्ट हुई, उसकी वजह से डिमांड ऑलरेडी इम्पैक्टेड थी। डिमांड अभी रिजिविनेट हो रही थी कि अनफॉर्चुनेटली यूएस ये जो ट्रबल हुआ, जियोपॉलिटिकल ट्रबल हुआ, उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज हुई, जिससे रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हुई, तो
उसका इम्पैक्ट ज्यादा और उसके बाद आ गया, जिससे कि टोटल ये जो एक ऐसी सिचुएशन पैदा होगी जहां पे चारों तरफ से बोलते हैं ना कि मार पड़ी, तो वैसा ही हुआ। कोविड के बाद जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई और फिर इन्फ्लेशन अगेन एंड अगेन हाई ट्रैजेक्टरी में ज्यादा चला गया, तो जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा इंपैक्टेड है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो फुल लेवल पे नहीं है, जिससे इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूंगा कि जो अभी अगर हम पिछले 10 साल की बात करें, अगर हम देखें कि प्राइवेट ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कैसा था, अगर हम 2012 की बात करें तो ये 78% था टोटल जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन होता है इकोनॉमी में, और अब 13 में 79% था, 14 में 77% था, 76% 15 में था, और ये अच्छे से ग्रो कर रहा था। जब सरकार ने रिफॉर्म शुरू की, खासकर जो 2015, 16, 17, 18 में रिफॉर्म्स हुई, ये उन्हीं रिफॉर्म्स की वजह से 77% तक चला गया था ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन प्राइवेट सेक्टर का। लेकिन उसके बाद जैसे ही कोविड का पीरियड आया, ये गिर के अभी 74% पे आ गया है, जो सीधे तौर पे जाहिर सी बात है कि डिमांड नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। अनसर्टेनिटी, पिछले 2 साल तो अनसर्टेनिटी में निकले हैं। लेकिन आने वाले इंडिकेटर जिस तरीके से हम देखते हैं, जिस तरीके से हमारे सर्वेज हैं, हमें पता चलता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एक टेक ऑफ स्टेज पे आ चुकी हैं। आने वाले टाइम में अगर आपने देखा होगा कि अगर पीछे जाएं, गोइंग बैक टू द लेट 90s, जो 97, 98, 99 का एक लल पीरियड था जहां पे बहुत सारी कैपेसिटीज एक्सपेंड की गई थी लेकिन डिमांड नहीं थी। उसके बाद जो लैग इफेक्ट के बाद डिमांड आई 2001 में 2, 3, 4, 5, 6, जिसको हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, जहां पे हमारी इकोनॉमी 9-10% पे ग्रो की, वैसा ही पीरियड अभी हम वापस अटेन करने जा रहे हैं। क्योंकि जो रिफॉर्म्स हुई हैं उनका लैग्ड इंपैक्ट रहता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो एकदम से ओवरनाइट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है। क्योंकि इंडिया में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, आप जानते हैं कि पहले बहुत इंपैक्टेड था। एक फैक्ट्री को शुरू करने में 2-2, 3-3 साल लगते थे, और रिफॉर्म्स तो भी हुई हैं। रिफॉर्म्स होते ही कोविड आ गया, कोविड खत्म अभी हुआ नहीं है, उसके पहले जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो गई, वो खत्म नहीं हुई तो उससे पहले इन्फ्लेशन हाई ट्रैजेक्टरी में चला गया। तो एक के बाद एक चीज ने इंपैक्ट किया है। तो हम समझते हैं कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं, सप्लाई साइड रिफॉर्म्स बहुत भरपूर जो आगे हैं फ्रूटफुल नतीजे लेके आएंगी, और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स बड़े जोर शोर से होंगी। और हमारी इकोनॉमी जो है वो एक कैपेसिटी एक्सपेंशन, जैसे हमने एक्सपोर्ट टारगेट रखा है 2030 तक, हमारा एक्सपोर्ट टारगेट है $1 ट्रिलियन मैन्युफैक्चरिंग में, $1 ट्रिलियन सर्विसेज में। तो अभी हम उसके आधे भी नहीं है, तो हमें कैपेसिटी तो एक्सपेंड करनी पड़ेगी, नहीं तो हम वो फिगर नहीं अटेन कर पाएंगे। और डिमांड है, ग्लोबल डिमांड रिजुविनेट होगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट है जो वो कभी तो सबसाइड होगा 2, 4, 6 महीने में। जैसे अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है तो जो इंटरनेशनल कार्टल्स हैं, कमोडिटी प्राइसेस टूटेंगे, तो जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है कम होगा, वापस कैपेसिटी एक्सपेंशन होंगे, जो प्राइस कॉस्ट मार्जिन से इंक्रीज होंगे, बिजनेसेस आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे आएंगे। तो ये सब चीजें मिलके सब आगे आने वाले टाइम में फायदा करने वाली है। लेकिन ये टाइम डिफिकल्ट टाइम है, ठीक है। अच्छा, ये आपने एक एनालिसिस किया इसका। अनिल सर, अब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे पेच फंस गए हैं, अब ये पेच एक एक करके खुलेंगे तो कुछ शायद तस्वीर बनती हुई दिखेगी। अब डिमांड को कैसे समझे? डिमांड का भी मामला बड़ा स्क्रैची है। एक तरफ आप देखिए, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल, तो कारों की बिक्री तो बढ़ रही है, छोटी बड़ी हर कार की बिक्री बढ़ रही है, लेकिन 2 व्हीलर्स की बिक्री घट गई है। आप मकानों का देखिए, जितने मकान पिछले 2-2.5 साल में बिके हैं, वो तो हम इंतजार कर रहे थे पिछले 10-15 साल से, उस तरह की डिमांड थी नहीं। तो डिमांड है भी और डिमांड नहीं भी है। इन्वेस्टमेंट, जैसे अभी तक मेरे ख्याल से सभी वक्ताओं ने यह भी कहा कि अभी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको शायद थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, एक लैग इफेक्ट है और वो आते हुए दिखेंगे। एग्जाम्पल भी दिया अभी तो शर्मा जी ने कि 90 में भी ऐसा ही हुआ था और फिर हमने देखा कि इंपैक्ट आना शुरू हुआ। आपने भी ये सारे समय और वक्त देखे हैं और काफी कुछ उन पर लिखा पड़ा है। आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या हम बहुत ही ऐसी सिचुएशन में हैं जिसका कोई एंड ऑफ द टनल लाइट नहीं है, या थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा सब्र, चाहे सरकार हो चाहे इंडस्ट्री हो, चीजें ठीक हो जाएंगी? विपिन जी, पहले तो आपने बहुत बढ़िया तरीके से पूरा समराइज किया और बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, उन्होंने भी बड़े बड़े अच्छे रीजंस दिए।
लेकिन मैं एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ। वित्त मंत्री का जो भाषण था, इससे हमारी पूरी चर्चा जो चल रहा है, अब उन्होंने किस माहौल में किया और किस कॉन्टेक्स्ट में किया, समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट। ये एक इंडस्ट्री फोरम था, तो इनकी जो कॉन्वर्सेशन थी इंडस्ट्री के साथ थी। बट अब दुनिया में ऐसे कोई चर्चा जो पब्लिक में होता है वो ऑडियंस, जो टारगेट ऑडियंस है, उनसे ही नहीं होता, सब उसमें शामिल हो जाते हैं। तो पहले जो इंडस्ट्री से वो एक तरीके से कैंडिड, जो मतलब कहते हैं सच बोल रहे थे उनसे, जो दिल की बात है। एंड बट वो जैसे उनकी उत्तेजना मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उनके हिसाब से, सबके हिसाब से, सब विशेषज्ञों के हिसाब से ये बहुत बढ़िया मौका है हिंदुस्तान को, बड़े सालों बाद मिला है और इसको गंवाना नहीं चाहते। तो इसको मतलब जो अंग्रेजी में कहते हैं ग्रैब द मोमेंट, तो इसीलिए उनकी उत्तेजना इसीलिए है। और दूसरी तरफ अगर आप इंडस्ट्री का साइड देखें तो इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू सही है। अभी पॉलिसी लेवल पे जो रिफॉर्म्स हुए हैं पिछले 8 साल, या इनफैक्ट मैं तो पीछे भी जाऊंगा, 10-15 साल में जो रिफॉर्म हुए हैं, नॉट जस्ट पॉलिसी लेवल में, डिजिटल इकोनॉमी वगैरह में जो हुआ है, तो उससे जो पूरा एक वो हम कहते हैं ना प्लम्बिंग, वो इकोनॉमी का प्लम्बिंग बहुत इंप्रूव हो चुका है। लेकिन जब पॉलिसी क्लाइमेट संभल गया है, इकोनॉमिक क्लाइमेट जो सभी विशेषज्ञों ने समझाया आज आपको, कि पहले कोविड का आपदा आया, फिर उसके बाद यूक्रेन का जंग आया, और जैसे आपने शुरू में कहा, ये चाइना ताइवान का जो टेंशन है हमारे सर पे हमेशा मंडराता रहता है, तो एक अनसर्टेनिटी आ गई। तो पॉलिसी क्लाइमेट संभल गया, लेकिन इकोनॉमिक क्लाइमेट अभी अनसर्टेन है। इसके साथ एक और मैं बात जोड़ना चाहता हूँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने मोटे मोटे काम कर लिए हैं, लेकिन आप मैक्रो लेवल पे देख रहे हो, माइक्रो लेवल ऑन द ग्राउंड जहां ये कंपनीज निवेश करेंगे, खास करके स्टेट्स को देखिए, उनकी हालत अभी भी खराब है। और वो जितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम पढ़ते हैं उतना नहीं है हकीकत। आप ये इंडस्ट्रियलिस्ट शायद ऑन रिकॉर्ड शो में नहीं बोलेंगे, पर आप इसे प्राइवेटली बात करिए, ये सब के सब यही बताएंगे आपको कि इनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रॉब्लम है। और आखिरी जो है ना, डिमांड का जो मुद्दा आपने छेड़ा था, बिल्कुल सही है। आप एक एबनॉर्मल सिचुएशन से निकल के आ रहे हो। आज भी इस वक्त सितंबर एंड तक 800 मिलियन पीपल को फ्री में खाना, फूड ग्रेन्स मिल रहा है। तो आप सोचिए, भारत की आबादी 1.3 बिलियन है, उसमें 800 मिलियन लोगों को फ्री में खाना मिल रहा है। तो ये एक गरीब और एक वल्नरेबल तबका है, और ये अभी इस क्राइसिस से निकले नहीं है। तो तभी आपको जो ये डिमांड जो है तभी बढ़ेगा जब ये 800 मिलियन का जो हम फ्री में खाना दे रहे हैं, आप इनके पास अपना खाना खरीदने के बाद खुद पैसा हो, तो तब आपके पास डिमांड आएगा। डिमांड जो होगा ना, मास बेस्ड होगा। और आखिरी में सॉरी एक ही बात मैं बोलूंगा कि आप सबको ध्यान रखना होगा कि हिंदुस्तान मल्टीपल स्पीड्स का एक कंट्री है। इकोनॉमी में, सोशियो इकोनॉमिक हर फेज में, आप सड़क पे गाड़ियां देख लो, और तो वहाँ साइकिल भी है, रिक्शा भी है, ट्रक भी है, और बड़ी बड़ी ऑडी भी है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां हैं, सब चलते हैं। तो सबको एक साथ में ही चलना होगा। तो ये अब कोई स्पीड पे चलेगा, कोई हल्के से चलेगा, पैदल यात्री हैं वो तो सबसे धीमी गति से चलेंगे। तो ये हमको ये एक अजीब सा सिचुएशन है हिंदुस्तान में, ये हकीकत को लेके चलना होगा। तो आखिरी में समराइज करते यही कह रहा हूँ कि विडंबना यही है कि पॉलिसी क्लाइमेट तकरीबन सॉल्व हो रहा है, लेकिन इकोनॉमिक क्लाइमेट में बहुत अनिश्चितता है। जी चलिए, तो अनिश्चितता है और ये जब तक शायद समाप्त नहीं होंगी या थोड़ा नॉर्मलाइज नहीं होगा, चीज़ें थोड़ी ऐसी रहेंगी। उन्हीं कृष्णन साहब, तो कुल मिला के बात ये आ रही कि डिमांड पे सारी चीज़ें अटक रही है। अब ये बताएं कि अब इसे कैसे देखें। ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मामला हो गया थोड़ा, कि आपके इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इन्फ्लेशन अभी भी आपका जो है वो 7% के आसपास पहुंचा हुआ है, CPI WPI आपका अभी भी डबल डिजिट में, आपको उस तरफ की लड़ाई लड़नी है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं कंट्रोल करने वाले, वो आपके हाथ में ही नहीं है। तो फिर इस सिचुएशन को कैसे चेंज किया जाए? क्या ये जब खुद से चेंज होगी, जब सारी चीजें स्टेबलाइज होगी तभी चेंज होगी, या आपके हाथ में कुछ है थोड़ा बहुत करने के लिए, वो आपने कर लिया, या और कुछ करना पड़ेगा? सॉल्यूशन कब तक और कैसा दिखता है? मेरे ख्याल से सॉल्यूशंस ऑलरेडी जारी है, चालू है। इसलिए ही कि कुछ भी लोग बोलेगा, हिंदुस्तान का इकोनॉमी सबसे ज्यादा मेजर इकोनॉमियों में से
नंबर 1 है आज का दिन में ग्रोथ परसेंटेज में आप देखेगा तो मतलब रिबाउंड जो तरीके से हमारा इकोनॉमी का हुआ है पोस्ट द पैंडेमिक एंड डिस्पाइट आल्सो द यूक्रेन क्राइसिस, जो तरीके से हिंदुस्तान का इकोनॉमी का बढ़ावा हो रहा है दूसरा कोई भी दुनिया का बड़ा इकोनॉमी नहीं है इसका तुलन करने के लिए। तो मैं हिंदुस्तान को 3 में बांटेंगे। एक तो लो लेवल का है जिसको सरकार का सपोर्ट के अलावा जीना मुश्किल है। दूसरा है मिडिल क्लास, लोअर और अपर पकड़ के तकरीबन 33 कोटी हिंदुस्तानी है जो 330 मिलियन दैट इज 33 करोड़ हिंदुस्तानी जो है बीच का है, और टॉप का लोग है जो 8-10% है जो कुछ भी कर सकता है। तो जब तक के लिए मिडिल इनकम तो मिडिल लेवल का जो लोग है जिसका per capita income is ranging between around $5,000 to $10,000, that is a real growth oriented market of India. उधर 2-3 चीजें की इंपॉर्टेंस है। एक तो जैसे आपने कहा कि इन्फ्लेशन का वरी उनको भी रहता है, अगर इन्फ्लेशन एक बार कंट्रोल में आ जाएगा और फ्यूचरिस्टिक परचेस करेंगे, इंपल्सिव परचेस करेंगे। और दूसरा ऐसा है कि उनको ये भी लगना चाहिए कि अभी आगे जाके नौकरी का पक्का है, इनकम का पक्का है करके वो तो स्टेबिलिटी, economic stability, not of the country, global stability is a factor that will be impacting that. And third and most important one is that availability of credit in that particular sector. Not everybody is buying with the money in the pocket. Credit का availability का भी जरूरत है। ये 3 factors अगर सीधा हो जाएगा, मेरा ख्याल से consumption बढ़ेगा। और लो लेवल का जो कंजम्पशन है जो तकरीबन मेरा ख्याल से 880 कोटी तो नहीं है, हिंदुस्तान पोर लेवल पे नहीं है, तकरीबन 30, 40, 50 कोटी, मेरे को भी मालूम नहीं एग्जैक्ट नंबर क्योंकि वो तो किसी से बात करेगा तो अलग अलग नंबर आपको मिलेगा। उनके लिए सरकार का जो भी फैसिलिटीज यानी तो उनकी जो भी स्कीम्स के मुताबिक ही होगा, उसका कंजम्पशन से इंडस्ट्रियल कैपेसिटी ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा। एग्रो इकोनॉमी का शायद बढ़ सकता है, लो लेवल का शायद बढ़ सकता है, बट द रियल इंडियन इकोनॉमी दैट कैन ग्रो इज फ्रॉम द मिडिल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। दैट डज नॉट कम आउट ऑफ द पैंडेमिक एंड यूक्रेन क्राइसिस इन माय ओपिनियन। एंड जब वो लोग खरीदना चालू करेगा, प्लीज रिमेंबर इट, जे मिडिल लेवल का पॉपुलेशन इज इक्वल टू अमेरिकन पॉपुलेशन, प्लीज रिमेंबर दैट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। का जो पॉपुलेशन है वो लोग कंजम्पशन चालू करेगा, फ्यूचर परचेसिंग चालू करेगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बढ़ावा होगा, व्हाइट गुड्स का बढ़ावा होगा, you will have FMCG growing, you will have everything which will have an indirect growth also happening, steel, cement, everything will go up. And for that आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा ख्याल से government will have to be continuing to support the other consumption areas and credit availability. तो क्रेडिट जो आप कह रहे हैं, राइट सर, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी। तो निरंजन सर, अब मैं इस सिचुएशन को थोड़ा आपसे समझता हूं, थोड़ा रियल एस्टेट से भी जोड़ लेता हूं उसको, कि देखिए रियल एस्टेट में हमने देखा कि अभी करीब 1.5 से 2% के आसपास रेट हाइक हो गया, आगे और भी होगा, लेकिन शायद उतना इंपैक्ट आता हुआ नहीं दिखा। घरों की बिक्री अभी भी हो रही है, लेकिन ये बात तो सही है कि जब तक आपके पास एक सस्ता क्रेडिट नहीं होगा, एक ईजी क्रेडिट नहीं होगा, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे वो कंज्यूमर हो, वो एक अंदर से जील आएगी नहीं खरीदारी करने की या इन्वेस्टमेंट करने की। तो क्या क्रेडिट ही वो पॉइंट है जिसपे सरकार को सोचना होगा? कोविड, प्री कोविड या कोविड टाइम्स में हमने देखा सरकार उस पर काफी एग्रेसिव थी, लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हुआ, बहुत रैपिड टाइम में, बहुत कम टाइम में रैपिड ग्रोथ हो गया अब यहां पर इंटरेस्ट रेट का, क्या सारा सीन उसने बिगाड़ दिया? कहां फंस रहा है ये मामला? विपिन जी, आपने बहुत एक सेंसिटिव पॉइंट पर बात छेड़ी है। 2 बात रहती है, जब आप इकोनॉमी को संभालना चाहते हैं कि इन्फ्लेशन कम हो और आप सिर्फ मॉनेटरी इंटरवेंशन करें रेट हाइक से, तो वो इकोनॉमी को जरूर आप स्लो कर देते हैं, लेकिन हमें सरकार के द्वारा फिस्कल इंटरवेंशन की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमें डिमांड इंक्रीज करना है। तो जैसे हम बहुत ब्याज बढ़ा देंगे तो आपका कॉस्ट भी बढ़ता है, जैसे आपने जिक्र किया। लेकिन दूसरी बात रहती है, जहां सरकार इंटरवेंशन करती है, फिस्कल इंटरवेंशन, जैसे तेल के भाव कम करवा दिए क्योंकि उन्होंने वो जो इनपुट उनका जो सेस है उसको कम कर दिया, या एक्सपोर्ट ड्यूटी के ऊपर बढ़ा दी क्योंकि वो मटेरियल इजीली अवेलेबल है। तो इसलिए आज की तारीख में आपको सिर्फ मॉनेटरी इंटरवेंशन टू चेंज द पोजीशन ऑफ द इकोनॉमी नहीं चलेगा,
हमारे देश में। सरकार को, केंद्र सरकार को उसमें भी ध्यान देना पड़ेगा, फिर ही आपका डिमांड बढ़ सकता है। सिर्फ मॉनेटरी इंटरवेंशन से रिजर्व बैंक गवर्नर का ब्याज बढ़ाते बढ़ाते नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ साथ कॉस्ट इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, जहां हमने PLI स्कीम की है मैन्युफैक्चरर्स के बारे में, हमें दूसरी स्कीम भी करने की आवश्यकता है जहां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा हो। जैसे हमारे हाउसिंग है या इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, वहां 1 रुपया आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट में 100 गुना ज्यादा होता है, क्योंकि वहां एम्प्लॉयमेंट लेबर इंटेंसिव जो मटीरियल है वहां ध्यान देने की ज्यादा है। तो जैसे ही आपने PLI स्कीम मैन्युफैक्चरिंग में लेके आए, उसकी जरूरत है, मैं उसको निंदा नहीं करता हूं, वो गलत होगा। तो लेकिन सिमिलर स्कीम एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड करने में भी आपको करने की बहुत ही आवश्यकता है। तो ये दो जो बात इंटरवेंशन सरकार करे, फिस्कल इंटरवेंशन अलोंग विथ मॉनेटरी इंटरवेंशन, बहुत बड़ी बात है। और जो नए स्कीम्स अभी निकाले वो एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड स्कीम्स होने चाहिए। जैसे हम हाउसिंग की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, रोड्स की बात करते हैं, वहां हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाना है, जल्दी और तेजी से और रफ्तार से हमें करना चाहिए। आपको इकोनॉमी को जल्दी से परिवर्तन लाना है। ये 7% जो GDP ग्रोथ है, आप इस क्षेत्र में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 3-6 महीने के अंदर आपका GDP ग्रोथ 10% से ऊपर आ सकता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। लेकिन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका जरूर लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका बहुत ही पॉजिटिव है। जैसे हमारे पत्रकार ने कहा, जरूर उसकी पॉजिटिव इफेक्ट है, लेकिन एक लीड टाइम आती है। तो हम दोनों को कॉम्बिनेशन को करने की आवश्यकता है। यहाँ सिर्फ सरकार कर सकती है, ये प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर जरूर साथ देंगे, क्योंकि उनको भी इन्वेस्टमेंट करना है, उनको भी लाभ करना है। लेकिन आज की तारीख में बैंक्स की भी जरा हिचकिचाहट है। आपको लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने जिक्र की अबाउट, एक पैनल ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एट द ग्रास रूट लेवल इज स्टिल लैकिंग। वो बात हकीकत में सही है। काफी जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, जहां लास्ट माइल की पोजीशन आती है या लास्ट अप्रूवल की बात आती है, यहाँ ब्यूरोक्रेसी काफी करप्ट भी है और तकलीफ भी देती है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और भी हमें देखने की आवश्यकता है, जहां हम ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं। ये हमारे सेक्टर भी, मैं हाउसिंग की नहीं बात कर रहा हूँ, हर एक सेक्टर में ये प्रॉब्लम आ रहा है। एक जन की फैक्ट्री बन गई, वो लास्ट कनेक्टिविटी हाईवे को चाहिए था, उसको 6 महीने लगा कि हम लास्ट हाईवे को उसको एंट्री कैसे हम फैक्ट्री को दे। हमारे बिल्डिंग की तैयारी हो जाती है, हम ऑक्यूपेशन सेक्टर डालते हैं, तो हमें 1 महीना नहीं 4 महीना लगता है फाइनल ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। वो नीचे लेवल पर काफी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जरूरत है। नहीं, पॉइंट नोटेड सर। और जो आपने बाकी फिस्कल और मॉनेटरी इंटरवेंशन की बात कही, वो भी एक अच्छे सुझाव आपकी तरफ से। तो काफी कुछ शायद करना पड़ेगा ऐसा कुछ जो कि अब तक नहीं किया गया, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी एबनॉर्मल है, थोड़ी सी क्या कहें अनप्रेसिडेंटेड ही है। जब इतने सारे फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं, पेंडेमिक हो गया, ग्लोबल सिचुएशन हो गई, वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, ये तमाम चीजें, तो थोड़ा सा अलग भी आपको करना पड़ेगा। एक छोटा ब्रेक लेते, कुछ सॉल्यूशंस की बात हमने कर ली, लेकिन समस्या को बड़े तौर पे समझा, हल्के हल्के सॉल्यूशन भी आ गए, लेकिन और क्या सॉल्यूशन होंगे, कुछ शॉर्ट टर्म होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म होंगे, उन पे और चर्चा करेंगे, कुछ और पॉइंट जुटाएंगे। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत इस बात को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में बात हो रही है अर्थव्यवस्था की, और बात हम इस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं कि हाल ही में वित्त मंत्री ने बयान दिया और कहा कि देश का प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़े और निवेश को थोड़ी गति दे। उन्होंने हनुमान से तुलना की कि शायद जगाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या शक्ति है। तो कुल मिलाकर एक अर्थव्यवस्था पर उनका बयान और उसी के इर्द गिर्द आज पूरी बातचीत हो रही है। गर्ग साहब, ब्रेक से पहले हमने वृहद चर्चा की कि क्या समस्या है, कुछ पॉइंट्स भी आए सॉल्यूशन के, जैसे निरंजन जी ने बताया कि भाई आप फिस्कल और
मॉनेटरी कुछ मिले जुले से कदम उठाए, सरकार का रोल इसके अंदर बड़ा होगा। एक उन्होंने महंगाई की बात भी की और उन्होंने कहा एक पेन पॉइंट है क्रेडिट। तो अब देखिए, महंगाई ही क्या सबसे बड़ा विलन है? और बात भारत की भी नहीं है, शक्तिकांता दास साहब ही नहीं, आप देखिए फेड भी लगभग उसी लाइन पर है, बैंक ऑफ इंग्लैंड भी लगभग उसी लाइन पर है, यूरोपियन बैंक्स भी उसी लाइन पर है, जहां पर उनको कोई और दूसरा तरीका ही नहीं सूझ रहा है इस महंगाई को टेकल करने का, और वो सिर्फ ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। अब वो तो फिर भी डेवलप्ड इकोनॉमी है, लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमी में ये फैक्टर बड़ा अहम हो जाता है। क्या कोई और तरीका नहीं है, या ये वक्त है कि आपको थोड़ा इस तरीके से अलग हटके सोचना पड़ेगा? क्योंकि आप अगर सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएंगे तो फिर तो ग्रोथ कहां से आएगी? देखिए, महंगाई की अगर बात करते हैं तो आप महंगाई के कारण क्या है उस पे जाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सही समाधान देख पाएंगे। पिछले जो 1.5-2 साल से महंगाई दुनिया भर में है, उसके 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो जो ये कोविड के बाद ये अमेरिका में और यूरोप में इन कंट्रीज़ में जो स्टिमुलस पैकेजेस वगैरह दिए गए थे, हेलीकॉप्टर मनी, इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके कारण से बहुत ज़्यादा वहाँ डिमांड हुई। उसका रिज़ल्ट ये भी हुआ कि दुनिया भर से के एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण यही था कि दुनिया में स्टिमुलस के कारण से डिमांड बढ़ी थी। दूसरा कारण ये था कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस, जिसमें अब गैस भी शामिल हो गई है यूक्रेन की वॉर के कारण से, इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए सप्लाई डिसरप्शन से, और सऊदी अरेबियन वगैरह कंट्रीज़ का ये तय करने से कि भाई प्रोडक्शन काट देंगे लेकिन पैसा कम नहीं होने देंगे। तो ये 2 बड़े कारण थे जिसके कारण से दुनिया में महंगाई है, जिसका हम भी असर, बीच में सप्लाई डिसरप्शन वगैरह भी थे, लेकिन ये 2 मुख्य कारण हैं। अब ये दोनों कारणों में अगर आप देखें तो परिवर्तन आ रहा है। अमेरिकन्स, यूरोपियंस भी जिस तरह से इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ा के और फिस्कल स्टिमुलस भी ख़त्म कर दिया है, तो मेरा अपना अनुमान ये है कि अगले 6 महीने में दुनिया में जो महंगाई है वो काफ़ी कुछ नियंत्रण में आ जाएगी। इसी तरह से आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम भी देखेंगे, अब पिछले इस महीने जो हैं वो पिछले 5-6 महीने से सबसे कम दाम पे आ गए, इससे कम शायद दाम नहीं होंगे। तो ये महंगाई की जो समस्या है वो समस्या तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में काफ़ी कुछ नियंत्रण हो जाएगा। हमारे जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, चाहे हमारे चावल की कमी हो रही हो या गेहूं की कमी हो रही हो, वो दूसरे कारण हैं, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स के कारण से जो महंगाई है वो कम। लेकिन जो स्थिति आने वाली है जिसका हमें इलाज सोचना चाहिए, उस पे हमें ज़्यादा देखना चाहिए। जब महंगाई ये कम होगी, ग्लोबल डिमांड कम हो रही है, तो जो ग्लोबल में रिसेशन अब जो शुरू हो रहा है और बहुत नज़दीक से आने वाला है, उससे आपके ग्रोथ पे काफ़ी एडवर्स प्रभाव पड़ने वाला है। हम जो एक्सपोर्ट ग्रोथ जो हम पिछले साल 415 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए, इस साल अब आपने देखा कि पिछले महीने में पिछले साल के मुकाबले नेगेटिव ग्रोथ हुई एक्सपोर्ट्स में। आने वाले समय में और भी कुछ नेगेटिव ग्रोथ होने की है। तो आपकी जब ग्लोबल ग्रोथ कम होगी, ग्लोबल डिमांड कम होगी, तो आपके यहाँ पे ग्रोथ की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे में क्रेडिट का अपना रोल रहता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि क्रेडिट एक फैक्टर है। अल्टीमेटली अगर बिजनेस को प्रॉफिट नज़र आता है, बिजनेस को उसमें डिमांड नज़र आती है, तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट करता है। आपने देखा 1.5-2 साल तक जब कोविड का पीरियड रहा, आरबीआई ने बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी रखी, इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गए थे इकोनॉमी में, लेकिन इंडस्ट्री की डिमांड फिर भी नहीं हुई। और अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो जो क्रेडिट की डिमांड है वो बहुत पीक पे आ रही है। 15% की ग्रोथ इस समय हो रही है। इवन इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डिमांड आ रही है। तो हमें केवल ये जो ऊपर चीज़ें कई बार दिखती हैं उस पर नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक सॉल्यूशंस का सवाल है, हमारे अपने कई पैनलिस्ट यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि सरकार को और कुछ करना चाहिए। आप ज़रा देखिए, सरकार 6 से 7%
का फिस्कल डेफिसिट इस समय रन कर रही है। अगर स्टेट्स के आप फिस्कल डेफिसिट को जोड़ें तो हमारे जनरल गवर्नमेंट का डेफिसिट इस समय 10% से ज्यादा है। अगर और सरकार खर्च करती है और डेफिसिट बढ़ाती है तो उससे महंगाई भी बढ़ती है, उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। वो रास्ता नहीं है। हमें एक्चुअली कंट्रोल करना चाहिए। एक बात यहाँ पे हुई कि हम गेहूं फ्री खिला रहे हैं। आपकी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि भाई 5 किलो अनाज एक व्यक्ति के लिए 1 महीने के लिए पर्याप्त होता है। हम 5 की जगह 10 किलो अनाज दे रहे हैं आज के दिन, और वो भी फ्री दे रहे हैं। जब 10 किलो अनाज कोई खा ही नहीं सकता तो उतना अनाज देने से क्या फायदा होता है? लेकिन उसके बदले में आप 2-2 लाख करोड़ रुपए के आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है जी। जिस तरह से हम फर्टिलाइजर्स वगैरह की इंडस्ट्री में भी अगर जाएं तो अगर हम पूरी तरह से सब्सिडाइज कर देते हैं तो सब्सिडी, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो यहाँ बैठ के जानते हैं कि नेट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज से जीडीपी कम होती है। और अगर हमारे टैक्सेस जो ग्रो हुए अगर वो अब कम होने वाले हों और सब्सिडीज बढ़ती रहेंगी तो हमारा ग्रोथ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह से फिस्कल डेफिसिट का एडवर्स फर्क पड़ता है। तो आपको सॉल्यूशंस वैसे ढूंढने पड़ेंगे रियल इकोनॉमी में। हमारी सबसे बड़ी समस्या है दुनिया में कि हम टेक्नोलॉजिकली इतने कॉम्पिटिटिव नहीं हैं। हम वो अभी भी ओवर प्रोटेक्शन कर रहे हैं दुनिया के मुकाबले में, टैरिफ वगैरह बढ़ा के। हम क्यों पीएलआई वगैरह लाते हैं? पीएलआई वगैरह इसलिए लाते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा है। तो हम कुछ सेक्टर में कहते हैं कि भाई आप पीएलआई में आप 5-6% इंसेंटिव ले लीजिए और इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। हमें जनरल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए हमारी कॉस्ट में ये समय नहीं है। लैंड, लेबर, लोन्स, टैक्सेस, पावर, ये सारी जो हमने इकोनॉमी में इतनी बड़ी समस्या पैदा कर रखी है जिसके कारण से बिजनेस करना अट्रैक्टिव नहीं है, उसको हमें सोल्यूशन करना होगा। ऐसे फंडामेंटल रिफॉर्म्स और फंडामेंटल सॉल्यूशंस अगर हम ढूंढेंगे तो हम निश्चित रूप से कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज बातें करेंगे हम लेकिन हमें ना तो इन्वेस्टमेंट मिलेगा ना ग्रोथ। जी जी। तो एसपी शर्मा साहब, अब बातें हमें गर्ग साहब ने बहुत सारी बताई यहाँ पर, तो वाकई में बात सही है, लेकिन ये फंडामेंटल रिफॉर्म्स करते करते शायद वक्त लगेगा। और अभी जो है वो बिल्कुल रीसेंट चुनौती है। कह रहे हैं महंगाई अगले 6 महीने में काबू आ जाएगी। तो क्या अगर हम मान के चले कि महंगाई अगले 6 महीने में काबू आ जाएगी, क्रेडिट का साइकिल थोड़ा इजी हो जाएगा, कुछ रिफॉर्म्स भी साथ में चलेंगे, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले, जब पकड़ लीजिए 4 क्वार्टर में हम थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आते हुए देखेंगे, या फिर अगेन जिस ग्लोबल रिसेशन का डर है वो आपको वहीं पे लाके छोड़ देगा? देखिए, जो ग्लोबल रिसेशन का डर है उससे इंडिया को कोई ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि हमारी ग्रोथ ऑलरेडी बहुत अच्छे ट्राजेक्टरी में है। खासकर अगर हम 2-3% से नीचे आते हैं तब भी हम एक लेवल मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन जैसे पहले हीरानंदानी जी ने बताया और अभी गर्ग साहब ने बताया, तो जो प्रॉब्लम है, जो बेसिक ग्रासरूट प्रॉब्लम है, वो डिमांड से शुरू होती है कि डिमांड को कैसे रिजिविनेट किया जाए, डिमांड को कैसे सस्टेन किया जाए। अगर आरबीआई रेट वापस कट कर भी देगा तो डिमांड वापस आ जाएगी। तो वो हमें चाहिए कि सस्टेनेबल डिमांड जो कि दशकों तक चले। तो उसके लिए हमें, जैसे हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ आना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का शेयर बढ़े। मैन्युफैक्चरिंग का शेयर तभी बढ़ेगा जब डिमांड होगी। और डिमांड कहाँ से आती है? अगर हम सीधे तौर पे देखें तो हम एक अग्रेरियन इकोनॉमी है, 50% पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमें पहले इनकम लेवल जनरेट करने होंगे। हम कहते हैं कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग उसमें ज्यादा है, तो हम उनको शिफ्ट करके मैन्युफैक्चरिंग में ले आओ। तो मैन्युफैक्चरिंग में वो तभी आएंगे जब मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड होगी, अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन होगी। तो सबसे पहले हमें ग्रासरूट लेवल पे इनकम लेवल्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर विल बी द मेजर ग्रोथ ड्राइवर फॉर द डिमांड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तभी डिमांड आएगी। अभी आपने देखा होगा पेंडेमिक पीरियड में हमने 50 अरब से ज्यादा एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग के एक्सपोर्ट किए हैं। ग्लोबल डिमांड थी और अभी भी है। $1300 अरब का इंपोर्ट होता है ग्लोबली एग्री एंड फूड प्रोडक्ट्स में, और हमारी प्रेजेंस 50-60 अरब है। वी आर ओनली 0.5% ऑफ द टोटल ग्लोबल इंपोर्ट्स इन द एग्री एंड फूड प्रोडक्ट्स। तो हम इसको क्यों नहीं आगे बढ़ा सकते? हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अपनी खेती है, उसमें और उत्तम दर्जे की खेती लेके आए और टेक्नोलॉजीज लेके आए, किसानों की आमदन बढ़े, जिससे वो डिमांड करेंगे, दे विल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग में
डिमांड आएगी, जब डिमांड आएगी तो लोग अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे, दे विल डिप्लॉय मोर एंड मोर वर्कफोर्स इन देयर फैक्ट्रीज, लोग शिफ्ट होंगे फिर एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ एंड सर्विसेज सेक्टर की तरफ। तभी ये मेजर ग्रोथ ड्राइवर हमें ग्रासरूट लेवल पे ढूंढना पड़ेगा। और मैं ये बताना चाहूंगा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें सॉफ्टवेयर सेक्टर के जितना पोटेंशियल है, अभी जो हमारे एक्सपोर्ट हैं जिस गति से बढ़ रहे हैं, हम ये 50 अरब डॉलर को 100 अरब डॉलर और 200 अरब डॉलर भी लेके जा सकते हैं। हमारे अंदर पोटेंशियल है, बस हमें ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ना होगा, हमें अपनी डेस्टिनेशन कंट्रीज को ढूंढना होगा, हमें अपनी सप्लाई चेन्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा और डोमेस्टिक लेवल पे रिफॉर्म्स करनी होंगी। और डोमेस्टिक लेवल पे रिफॉर्म्स के साथ साथ पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स आनी चाहिए। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जो ग्रॉस कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो लगभग कोई 18-20% होता था एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑफ द टोटल GFCF, लेकिन अभी वो कम होकर 10% के आसपास रह गया है, जो कि रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कम हुई है, जिस वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है, उसकी तरफ लुक्रेटिवनेस नहीं है, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में वो जो रोड्स वगैरह या फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कोल्ड स्टोरेज में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, वेयर हाउसिंग में नहीं आएगी। अगर उसमें लुक्रेटिवनेस आएगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स विल फॉलो, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं। और दूसरा चीज, जैसे हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, वो मैक्रो लेवल पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, लेकिन उसमें कनेक्ट की जरूरत है। दैट विल हैपन एट द फैक्ट्री लेवल, नॉट एट दी मेट्रोपॉलिटन सिटीज। उसको हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फैक्ट्री से जोड़ना पड़ेगा। जो माइक्रो लेवल के इश्यूज हैं, जैसे कई बार पावर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, पावर कनेक्शन नहीं, और जो कंप्लाइंस कॉस्ट है। तो मेरे पास क्योंकि अब समय कम बचेगा सर, तो थोड़ा मैं आपको रोक रहा हूं बीच में, लेकिन हाँ ये पॉइंट नोटेड कि आपको थोड़ा चीजों को अब एक ऊपर लेयर से नीचे लेकर जाना पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रियल सेंस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनाना पड़ेगा। बीच में बात हुई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी काफी ज्यादा है, उसके लिए भी आपको उपाय करने पड़ेंगे। पद्मनाभन साहब, एट लास्ट आपसे होलिस्टिक कमेंट की बहुत सारी चुनौतियां हैं, मतलब जो पूरी चर्चा सुनी हमने या बातचीत की, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने कहा कि एक तो ठीक है एक अनसर्टेन सिचुएशन है तो उसने तो जो प्रॉब्लम खड़ी की वो खड़ी की, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चुनौतियां रहेंगी। क्या इन चुनौतियों में हमारे लिए कुछ मौके दिख रहे हैं? हिंदुस्तान को बात सही भी है कि ऐसी स्टेट है जहां बहुत सारे देश दूसरे देख रहे हैं, एक मौका भी है, जब इतनी अनसर्टेनिटी रहती है तो कोई एक हीरो भी निकल कर आता है। क्या हिंदुस्तान के लिए मौका है वो हीरो बनने का? विपिन जी, हीरो बनने का मैं नहीं जानता, लेकिन जरूर मौका है। अगर आप जैसे सबने कहा अभी, अगर आप इसको सबको समेटें तो क्लियरली एक बात सामने नजर आता है कि कुछ चीजें हिंदुस्तान के काबू में नहीं है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, आप उनको हटाइए तो वो जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं सब विशेषज्ञों ने काफी मतलब बारीकी से उसको बता दिया है कि क्या क्या करना है। लेकिन मैं ये जो हताश का एक मूड है इसको थोड़ा लिफ्ट करना चाहता हूँ। एक पॉजिटिव, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव स्टोरी इंडिया का है वो डिजिटल इकोनॉमी का है, इसको आप भूलिए मत। ये इसकी जो पावर है डिजिटल इकोनॉमी की, आज हमें एहसास ही नहीं है इसका कैपेसिटी क्या है। तो एक यूपीआई के उदाहरण से ही मैं ये पूरा बता सकता हूँ कितनी इसकी कैपेसिटी है। जो 2016 में 100,000 के नीचे थे, गर्ग साहब भी थे उस टाइम सरकार में, इनको मालूम होगा, तो ये मतलब मेरी बात मानेंगे। और आज देखिए 7 बिलियन तक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो आप कहाँ 100,000 और कहाँ 7 बिलियन, तो मतलब 6 साल में इतना इसका एक्सपोनेंशियल, जो अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो इसी तरीके से अभी हम आगे देखेंगे तो ONDC आ रहा है। ONDC जो कॉमर्स एक्चुअली ई-कॉमर्स नहीं, कॉमर्स का जो धंधा है पूरा एक उसको एक तरीके से डेमोक्रेटाइज कर रहा है। हमने पेमेंट्स डेमोक्रेटाइज किया, अब क्रेडिट का डेमोक्रेटाइजेशन आ रहा है, एक ओकन फ्रेमवर्क करके है जिसमें स्मॉल टिकट लोन, अभी उन्होंने 160 रुपए का लोन दिया है। तो आप ये 160 रुपए मतलब सोचिए एट दैट, वो एक हफ्ते का लोन दिया है वर्किंग कैपिटल। जो वित्त मंत्री ने ये भी विषय पे उन्होंने फोकस किया था कि MSMEs का जो है वर्किंग कैपिटल नहीं होता है तो ड्यूज अटके होते हैं, तो वो ड्यूज को जो है वो मोनेटाइज हो सकता है। तो ये सारा डिजिटल इकोनॉमी फ्रेमवर्क जो नया बन रहा है, मेरा सजेशन आपसे अब एक अलग प्रोग्राम करिए डिजिटल इकोनॉमी पर ही, तो आप समझ जाओगे कि इंडिया का फ्यूचर जो है
जो पॉजिटिव फ्यूचर अभी हमें दिख रहा है डिजिटल इकोनॉमी में। और आखिरी में ये कहूंगा, उदाहरण आप देख लीजिए, इंस्टा मोजो करके एक कंपनी है, बड़ा मशहूर स्टार्टअप है बैंगलोर से। ये जिसका ये स्टार्टअप का सीईओ है, इनके पिताजी वेज लेबरर थे उड़ीसा से, और इन्होंने अभी एक कंट्री में सबसे बड़ा एक टॉप लेवल डिजिटल स्टार्टअप में इन्होंने सेटअप किया है। तो ये डिजिटल इकोनॉमी का स्कोप है जहाँ ग्लास सीलिंग नहीं है और जहाँ स्केल है। तो अभी जो IMF की जो चीफ आई थी यहाँ पे, इन्होंने भी कहा कि जो इंडिया का पब्लिक डिजिटल गुड का जो फ्रेमवर्क है, ये दुनिया में मशहूर हो रहा है। क्यों मशहूर हो रहा है? क्योंकि स्केल, हर चीज जो पब्लिक डिजिटल गुड कर रहा है 1 बिलियन पे कर रहा है। तो मतलब 1 बिलियन मिनिमम लेके चलता है। तो आप कुछ भी देख लीजिए, UPI लीजिए, जो क्रेडिट जो मैंने उदाहरण दिए। तो कंक्लूजन में यही कहूंगा कि डिजिटल इकोनॉमी पे फोकस करिए इस वक्त, बाकी जो है मुद्दे चलते रहेंगे, तो हताश होने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो एक सिल्वर लाइनिंग है हिंदुस्तान के लिए, एक मौका भी है चाइना के आगे। चाइना +1 की हम हमेशा बात करते हैं, और क्योंकि पूरा दुनिया का इस समय माहौल ऐसा है कि अनसर्टेनिटी, और ये अनसर्टेनिटी किसी को नहीं पसंद है, ना सरकारों को पसंद है, ना इंडस्ट्री को पसंद है, और एट लास्ट ना कंज्यूमर को पसंद है, जिसके इर्द गिर्द सब घूमता है। तो शायद थोड़ा वेट एंड वॉच रहेगा। प्रयास यहां पर हो रहे हैं, वित्त मंत्री ने अपनी बात रखी, इंडस्ट्री ने अपनी बात रखी। कुछ चीजें हैं जो करने की है वाकई में, कुछ चीजें हैं जो की जा चुकी हैं, लेकिन उनको थोड़ा और नीचे उतारना है, थोड़ा ग्रासरूट लेवल तक लेकर जाना है। और जिस नई इकोनॉमी की तस्वीर अभी यहाँ पर पद्मनाभन साहब कह रहे हैं, वो तो भारत की ताकत है ही। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अगले 6 महीने बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे सभी पैनलिस्ट देख रहे हैं। देखते हैं वर्ल्ड सिनेरियो टोटल क्या होता है और हिंदुस्तान उसमें अपने आप को किस जगह फिट करता है, किस जगह सेट करता है। लेकिन होप फॉर द बेस्ट वाली बात है, और मुझे लगता है कि फिर जब दोबारा आप सबके साथ पैनल पे बैठेंगे तो तस्वीर थोड़ी सी अलग जरूर नजर आएगी। फिलहाल आज के लिए, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, आज की बहुत बेहतरीन चर्चा के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।